बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने में मुश्किल से 1 से 2 हफ्ते बचे हैं और समय से काफी पहले वहां चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया था। लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई सवाल जस के तस बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर बिहार में चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है। मुद्दों का सफर तो वैसे बेरोजगारी से शुरू हुआ था, एसआईआर तक आया, काफी गर्म आया, फिर घुसपैठिए से गुजरता हुआ अब ये मुद्दा भ्रष्टाचार तक आ पहुंचा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सा होगा? दूसरा कि क्या दोनों गठबंधन अब पूरी तरह से सेट हो चुके हैं? क्या अब कोई गठबंधन में अदला बदली नहीं करेगा? चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की आपसी लड़ाई एनडीए के लिए सिरदर्द तो नहीं बनेगी? इस बीच पवन सिंह का भाजपा में शामिल होना महागठबंधन के लिए वाकई झटका है क्या? और तीसरा कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की पोल खोलनी शुरू कर दी है, उसका कितना असर किस पर पड़ने वाला है? और अब तो सवाल ये भी गहरा गया है कि आखिर प्रशांत किशोर किसकी बी टीम है। आज ऐसे ही ज्वलंत सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन सवालों के जवाब मिल गए तो आपके पास तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में इस बार चुनावी बयार क्या कुछ कहता है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे इस कोशिश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। और बता दूं कि मैंने किसी राजनीतिक पार्टी के, राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को इस बार आमंत्रित नहीं किया है, ताकि हम लोग अलग तरीके से शांतिपूर्वक डिबेट कर सकें और निष्पक्ष तरीके से आपके पास बातों को रख सकें। इसमें कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख साहब, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर कार्तिकेय बत्रा साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब कुछ ही देर में सतीश सिंह साहब भी जुड़ेंगे, जो बैठ चुके हैं, अब तैयार हो रहे हैं। साथ में राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत मैं करना चाहूँगा अवधेश कुमार जी आपसे कि हमने तो काफ़ी पहले से देखना शुरू कर दिया था कि बिहार में, वैसे बिहार में तो राजनीतिक माहौल हमेशा गर्म ही रहता है, लेकिन इस बार बहुत पहले शुरू हो गया था चुनावी माहौल। अभी आपके हिसाब से सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है जो वोटर के दिलो दिमाग पर असर डालने वाला है? देखिए, ज्वलंत मुद्दों के साथ यह समझने की जरूरत है कि ये जो चुनाव है इस समय बिहार का विधानसभा का ये चुनाव जो 2005 में एक परिवर्तन हुआ था, उस परिवर्तन पर फिर 2015 में उसमें थोड़ा वो एक दूसरे रूप में गया, फिर आते आते फिर अभी एक गठबंधन है। इस बार का चुनाव जो है बिहार के लिए लंबे समय की और देश के लिए भी शायद राजनीतिक दिशा देने वाला चुनाव साबित होगा, क्योंकि इस तरह का चुनाव हमने देखा जरूर है। 2 पक्ष होते थे, एक पक्ष होते थे, जाते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पहले नहीं देखी गई है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि लालू प्रसाद जी की पार्टी को वोट मिल रहा हो, नहीं मिल रहा हो, पीछे गए हो, लेकिन पहली बार परिवार में एक विद्रोह हुआ है और परिवार से निकल के एक दूसरी पार्टी खड़ी हो गई है और वो बहुत शांति से और इतने व्यवस्थित तरीके से है। पहले लग रहा था कि ऐसे ही बोल रहे होंगे, लेकिन कितने समय से तैयारी चल रही है। उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया तेज प्रताप यादव जी को, उनको चुनाव चिन्ह मिल चुका है। उन्होंने 5 तस्वीरें महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, अब इन सब की तस्वीर डॉक्टर अंबेडकर लगा करके वो फिर अब आगे चल रहे हैं। एक बेटी उनकी विद्रोह कर गई है, भले वो राजनीति में अभी नहीं है, लेकिन वो चल गई है। ये पहले दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी स्थिति जो बिहार में दिखी है, जो आपने ही सवाल उठाया है, जो प्रशांत किशोर जी ने सभी पक्षों के नेताओं को लेकर के जो प्रश्न उठाए हैं, कुछ इनके संपत्ति के बारे में उठाए हैं, चीजों के बारे में उठाया है, उसका अभी उस रूप में खंडन नहीं आया है कि आप गलत बोल रहे हैं। बातें तो हो रही हैं। आपने वकील से अशोक चौधरी जी ने एक नोटिस भिजवा दिया है, लेकिन ये सवाल तो उठ रहा है ना कि उनकी 26 साल की बेटी को लोजपा से किस आधार पर टिकट मिल गया लोकसभा चुनाव का? कैसे वो चुनाव जीत के चली आई है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर? क्योंकि लोजपा में न पहले से वो थी भी नहीं, उनकी उम्र भी नहीं थी, किसी आंदोलन में नहीं, किसी में नहीं। कहां से मिला है? क्या बिना पैसे के ये सब टिकट मिले हैं? और ये जनता के बीच व्यापक रूप से इस समय ये सारी चीजें बहस में है। जो तीसरी स्थिति हुई है कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है वहां, उस यात्रा में जो उन्होंने वोट चोर और
जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो देखिए 65 लाख लोगों का नाम कट रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक पर भी सवाल नहीं उठा रही है। तो ये दोनों में किस ढंग से दोनों के बीच मिली भगत है, और चुनाव आयोग वोटर जोड़कर और वोटों को हटाकर भाजपा के लिए वोट चोरी कर रही है। अब वो मुद्दे वहां फेल कर गए। राहुल गांधी के इतना बड़ा परिश्रम, वो मुद्दे ही नहीं है। चुनाव आयोग ने जो कल बताया है कि केवल लगभग 36,000 कुछ 100 लोगों ने नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था, उनमें से ज्यादातर के नाम जोड़ दिए गए। और कल की आप जिला जिला से अगर लोकल अखबार देखेंगे तो उसमें हर पार्टी के साथ जो है जिला मतदान पदाधिकारी चुनाव वो सारे बैठे हुए हैं और सब उनको बधाई दे रहा है कि आपने अच्छा काम किया है। लेकिन अभी तक कांग्रेस आरजेडी की एकदम से सेकेंड उसकी सहयोगी की भूमिका में थे। इस बार कांग्रेस सोच रही कि हमको अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो अपने अनुसार हम डील करेंगे और हमको सीट दीजिए। और जो लाभ जो चौथी बहुत सारे मुद्दे आपने उठाया, अब चौथी बात पे आऊंगा, क्योंकि शो में अभी आपको ही बने रहना, हम लोग 1 घंटे तक शो में रहेंगे, तो चौथी बात भी आपके पास लेकर के आऊंगा। लेकिन सज्जन, आपको क्या लगता है कि जो सारे मुद्दे अभी बताया इन्होंने, अवधेश कुमार जी ने, उसके अलावा कोई और मुद्दा आपको लगता है मिसिंग है, फिर इनमें से कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहने वाला है? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, इन सब बातों पे चर्चा चल रही है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ डोमिनेंट ट्रेंड जो जिसकी झलक अभी दिख रही है, उसमें आप ये जरूर देखेंगे कि महिलाओं में ज्यादातर जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसमें चाहे मुख्यमंत्री रोजगार योजना में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार वाली बात हो, या वृद्धा पेंशन में बहुत सारी महिलाएं जो उसमें लाभान्वित हैं 1100 रुपए से, और उसके साथ जो एक आउटरीच किया जा रहा है, तो महिलाओं में ये दिख रहा है, जो हम लोग देख पा रहे हैं, कि वो पॉलिसी आउटरीच जो हुआ है वेलफेयर को लेके, उससे ज्यादा प्रभावित है। तो इस नतीजे नीतीश कुमार की जो ब्रांड वैल्यू थी, जो 20 में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, वो किसी और कारण से, वो लग रहा है इस बार फिर से सही हो जाएगी, जो एक नया परिवर्तन है। क्योंकि 2-3 महीने पहले तक उनको लेके तमाम तरह की निगेटिव अटकलें थी। हमें लग रहा है कि वो थोड़ा मजबूत हुआ है महिलाओं में। पुरुषों में आप देखेंगे तो जैसा अवधेश सर ने कहा, निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर को लेके उत्साह है। सज्जन जी, मैं प्रशांत किशोर पर आऊंगा। ये जो मजबूत हुआ है, नीतीश कुमार के खिलाफ वाली बातें कमजोर पड़ गई हैं, मजबूत किसके पक्ष में हुआ है? क्या नीतीश कुमार के पक्ष में हुआ है कि मोदी के नाम, कि मोदी के नाम पे मजबूत हुआ है? वो बड़ा ही मतलब कि एक पॉजिटिव दोनों का डायनेमिक्स है। उसमें स्थानीय स्तर पे नीतीश कुमार की 2005 से महिलाओं के बीच में एक पॉजिटिव छवि है, और मोदी की भी उस वेलफेयर स्कीम को लेके है, लेकिन वाया नीतीश कुमार ज्यादा है, और मोदी उसमें दूध में शक्कर का काम कर रहे हैं, जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है। हाँ। तो इसमें ब्रांड नीतीश कुमार को जितने हल्के में आंका जा रहा था 2 महीने पहले तक, हमने देखा है कि महिलाओं में वो उत्साह भले ही ना हो, लेकिन एक विश्वास फिर से है कि एक जो कंटिन्यूटी सतत चली आ रही है, वो नए स्कीम्स आए हैं तो वो मिलता रहेगा। तो पहली तो ये बात है। अगर आप पुरुषों में देखें तो पुरुषों में हमने देखा कि वही पुरानी परिपाटी है, वो जाति के आधार पे, समीकरण के आधार पे, बस उसमें एक पक्ष जो इस बार नया दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पहले पार्टी को लेके जाति समुदाय का लगभग एक पक्का हिस्सा होता था। इस बार हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट फैक्टर को लेके भी बिहार के मेल वोटर्स में थोड़ी सी रुझान हुआ है, जिसमें ये कह सकते हैं कि अभी तक जैसे कुछ सवर्णों का था कि राजद को नहीं देंगे, और तमाम उसी तरीके से था कि हम दूसरी तरफ नहीं देंगे। इस बार थोड़ा बिल्कुल ये एक फैक्टर रहेगा, ये क्योंकि पिछली बार भी याद है कि पिछले भी चुनाव में हुआ था कि कैंडिडेट कैसा आप खड़ा किए थे उसका भी काफ़ी असर पड़ा था। इसका कई सीटों पर फायदा आपको आरजेडी को भी मिला था वहाँ पे। इसमें मैं और भी आगे चर्चा करूँगा। इसमें 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख साहब जुड़ चुके हैं, और सतीश के सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का शो में स्वागत है। यशवंत देशमुख सर, हम लोग चर्चा ये कर रहे थे अभी शो की शुरुआत में ही कि आखिर इतने दिनों की राजनीतिक हलचल, चुनावी हलचल के बाद अभी अगर पूछें तो बिहार में कौन सा मुद्दा आपको सबसे ज्यादा हावी होता दिख रहा है? लक्ष्मण जी, देखिए, मुद्दे तो ग्राउंड के बहुत सारे रहते हैं,
उसके ऊपर मुद्दा कौन सा बनाया जाता है और अंत में जनता मुद्दा किसको मानती है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। अब आपने सतीश जी को बैठा दिया है यहाँ पर। मेरा बोलना अप्रासंगिक इसलिए हो जाएगा क्योंकि 30 साल से मेरे वो वरिष्ठ रहे हैं, ये सब गुरु की तरह लोग रहे हैं। ये लोग जितना जानते हैं उसके आगे मेरा कुछ भी बोलना बहुत ही मतलब हास्यास्पद सा लगेगा। इनके मुंह से मैं ज्यादा सुनना पसंद करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इन्हीं के पास आता हूं मैं। जो असर वोट चोरी वाले का अभियान का जितना ज्यादा दिखना चाहिए वो एक अलग इशू है। उसने गैल्वेनाइज किया कार्यकर्ताओं को विपक्ष के, लेकिन अगर वास्तव में वोट कटेंगे तभी वो मुद्दा बनेगा। अगर वोट उस तरीके से नहीं कटेंगे तो ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं बनेगा। नंबर एक बात, नीतीश जी से नाराजगी नहीं है, नीतीश जी से ऊब है। एक ऊब होने में और नाराजगी होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तीसरी चीज, जो महिलाओं वाला कार्ड है, ये कार्ड बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ये कार्ड महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या बाकी राज्यों की तरह नहीं है। नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, नीतीश कुमार शिवराज सिंह चौहान नहीं है। इन सारे नेताओं या फॉर दैट मैटर हेमंत सोरेन भी नहीं है, जिनकी स्कीम के कारण उनको झारखंड में बहुत जबरदस्त लाभ हुआ था। कारण उसका यह है कि बाकी राज्यों में महिलाओं को दिए जाने वाले पैसे की स्कीम ये कि 1 पॉइंट एजेंडा या एक बार लाई हुई स्कीम, उसमें कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार एक अलग किस्म के नेता हैं, जिनका महिलाओं या महिला मतदाताओं के साथ में एक अलग किस्म का भावनात्मक जुड़ाव 25 साल से ज्यादा का है। देश में पहली बार महिला सेंट्रिक स्कीम इतनी बड़ी तादाद में वही लेके आए। जिन लड़कियों को उन्होंने 25 साल पहले साइकिल बांटी, पोशाक बांटी, वो लड़कियां आज गृहस्थी चला रही हैं, बड़ी होकर के मां बन चुकी हैं, उनकी बच्चियां स्कूल जाने लगी, और अब उनके अकाउंट में जब पैसे जाएंगे तो ये रिकनेक्शन ये अलग तरीके का होगा, जो बाकी राज्यों और बाकी नेताओं के मद्देनजर मैं नहीं कह सकता। इसलिए इस स्कीम का किस तरीके का रिएक्शन आता है, महिलाएं उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करती हैं और उसका महिलाओं के टर्नआउट पे क्या असर पड़ता है, ये बिहार का चुनाव अब डिसाइड करेगा। मुझे लगता है बाकी सारे मुद्दे ऑपरेशनली इनके आगे, इस पर्टिकुलर महिलाओं वाले मुद्दे के आगे गौण हो जाएंगे। अगर तो ये कार्ड चल गया तो नीतीश कुमार वापस सत्ता में आएंगे, अगर ये कार्ड नहीं चला तो नीतीश कुमार सत्ता के बाहर जाएंगे, क्योंकि बाकी सिरदर्द उनके लिए बहुत कुछ है। प्रशांत किशोर बहुत बड़ा सिरदर्द बन के उभरे हैं। जितने भी वोट अभी तक हमारे आंखों में आपके पास में दिख रहा है वो काट रहे हैं, वो ज्यादातर के ही खाते से आ रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रशांत किशोर वाले मुद्दे पे आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल मैं और आपसे पूछ लूं कि ये जो महिला वाला कार्ड है, उस महिला कार्ड को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हाल में सरकार ने जो स्कीम के ऐलान किए, आपको लगता है कि उसी को आगे, वोटर को आगे बनाए रखने के लिए एक बड़ी कोशिश है जो शायद दिखे चुनाव के समय में? जी बिल्कुल, ये तो कोई इसमें सोचने की बात ही नहीं है। एक झटके में उन्होंने 75 लाख महिलाओं के अगर अकाउंट में पैसा डाला है, और अभी वो कह रहे हैं 1 करोड़ और पैसा वो डालेंगे उस चीज का, उसका असर होगा निस्संदेह, और टर्नआउट पे असर होगा। और अगर महिलाओं का टर्नआउट बढ़ जाता है तो इसका सीधा लाभ एनडीए को मिलेगा। लेकिन इसके इतर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आंकड़ों में बार बार तेजस्वी यादव नंबर 1 चीफ मिनिस्टर की चॉइस बन के उभर रहे हैं। हमारे आंकड़ों में मुख्यमंत्री की चॉइस के लिए प्रशांत किशोर इतना जबरदस्त ट्रैक्शन पा चुके हैं। वो वोटों में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पहली बार जो पार्टी चुनाव लड़ रही होती है, 2013 दिसंबर में जो स्थिति आम आदमी पार्टी की थी, जिसको कैप्चर करना, उसका अंदाजा लगाना लगभग असंभव था। हम वोट शेयर फिर भी अंदाजा लगा ले गए थे, लेकिन सीट शेयर में अंदाजा लगाना लगभग असंभव था आम आदमी पार्टी का। तो या तो वो अर्श पे होंगे या फर्श पे होंगे, बीच का कुछ हिस्सा होने वाला नहीं है। तो उनकी राजनीति एक अलग तरीके से चल रही है, वो युवाओं के पीछे बहुत जबरदस्त ट्रैक्शन ले रहे हैं। लेकिन क्या वो वोट पे कन्वर्ट होगा? वोट पे कन्वर्ट होगा तो क्या वो सीट में कन्वर्ट होगा? ये अभी हमारे लिए कम से कम कहना असंभव है। मुझे लगता है कि सतीश जी ज्यादा बेहतर उस विषय को बता पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को कोई फूका हुआ कारतूस मान ले, नीतीश कुमार को कोई चैप्टर क्लोज मान ले, मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत एक तरह से राजनीतिक विश्लेषण होगा। नीतीश कुमार जी की छवि और उनका काम
उनको अलग तरीके के पेडेस्टल पे रखता है। पेंडुलम वाली उनकी राजनीति का उनको नुकसान हुआ है, उनकी क्रेडिबिलिटी को उसमें ह्रास भी हुआ है। लेकिन इस महिलाओं वाले कार्ड से क्या वो वापस अपने ग्राफ को ले जा पाएंगे, ये आने वाले 2-3 हफ्ते में हम लोगों को समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सतीश जी, दो बातें काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे निकल कर आई। नीतीश जी से नाराजगी नहीं है, ऊब है। दूसरा कि महिलाओं वाला फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले 20 साल से हैं, लेकिन आप फूके हुए कारतूस मत मानिए, ये गलतफहमी हो जाएगी। आप सहमत हैं? देखिए 4-5 पॉइंट है, सब लोगों ने जो बोला उसी का जवाब मैं सिलसिलेवार दे दूं जी। पहला तो ये है कि एक ऐसा चुनाव है जहां पर दोनों गठबंधनों से कोई चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार तय या घोषित नहीं है, और ये एक बहुत फर्क कर सकता है। दूसरा जो है नीतीश कुमार का तो शायद घोषित है कि नीतीश कुमार कोई घोषित नहीं है। उनके नेतृत्व में लड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। अच्छा, ये समझ लीजिए, यही तो खेल है भाजपा और जेडीयू के बीच में। वो एक तो हमें जेडीयू के महासचिव ने मुझे फोन पर बताया कि इस बार बहुत, बिहार की भाषा में बता रहा हूँ, बहुत घोपा घोपी चलेगा दोनों पार्टी, बीजेपी और ये जेडीयू में। अवधेश जी आपकी बात से सहमत है नहीं, मैं आऊंगा उनके पास। नहीं होंगे वो तो ज्यादा वो लालू पार्टी में के घरे में विद्रोह देख रहे हैं। बट एनीवे मैं ये कहना चाह रहा हूँ महिलाओं के बारे में। महिलाओं को जो 10,000 है, मैं एक निर्धन प्रदेश में वो 10,000 मैं मानता हूँ बिहार जैसे प्रदेश में वो बात सही है कि 50 लाख के बराबर है, और बड़ा ही गुपचुप तरीके से एंड मोमेंट पर दिया गया है। और इसीलिए दिया गया कि बहुत सारे मुद्दे हो गए और वो जो है खिलाफ जा रहे थे। नीतीश जी सबल हैं, सुदृढ़ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, क्या हैं ये अभी पता नहीं है। ये एक फैक्टर है। ऊब हमको नहीं लगता, ऊब से ज्यादा क्या है कि लोग उनके सेहत पर, उनके भविष्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तीसरा आइटम जो आपने तीसरा ही बात बोली, प्रशांत किशोर के साथ साथ आरके सिंह जैसे लोग, राजीव प्रताप रूडी जैसे लोग अपने ही गठबंधन पर, मतलब ये जो है आरके सिंह और राजीव रूडी ये तो अपने ही यहाँ वो हल्ला बोले हुए हैं। ये है पीके का। अभी उसने कहा यशवंत जी ने कि ट्रैक्शन है, और यशवंत भाई ट्रैक्शन सही में है। और ये आप मान लीजिए कि जैसा क्या नाम है 2020 में चिराग पासवान थे, उनसे से कम दुगना ज्यादा पीके का इफेक्ट है। लेकिन पीके और जिस तरह से हाँ तो पीके इफेक्ट किसको करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पता चला कि पीके भी एनडीए के ही दूर दराज से निकले तो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी तो जिस तरह से लग रहा है कि फ्रेंडली फाइट हो रहा है अशोक चौधरी और क्या नाम है उनका, सम्राट चौधरी, दोनों बोलते हैं मेरे भाई हैं जी। तो ये जो पीके वाला फैक्टर ये काफी इंपॉर्टेंट। हाँ कुछ कह रहे हैं यशवंत जी? बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं यही कह रहा था, मैं सतीश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इनफैक्ट जब पीके के नंबर्स हमारे ट्रैक्टर में आने शुरू हुए और हम लोग ने इस बात को रखा आज से 6 महीने पहले कि ये मामला बढ़ रहा है, लोग जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग उससे सहमत नहीं थे सतीश जी उस समय, लेकिन ट्रैक्शन तो मैं देख रहा हूं क्योंकि नंबरों में आ रहा है। इसलिए हम लोग तो जो आ रहे हैं आंकड़े हम बताने के लिए बाध्य हैं उस चीज के लिए। और ये भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं कि भाई नई पार्टी के को एसेस करना, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पहली बार एसेस करने में सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। नया पार्टी को एसेस करना बड़ा कठिन काम होता है। और ये बात मैं सतीश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि शायद जो पब्लिक के बीच में चीफ मिनिस्टर की एब्सेंस है अपने खराब स्वास्थ्य के कारण, वो ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। मुझे 20 साल या 22 साल पहले याद होगा सतीश जी, हम आपके ही अंडर में हम लोग ने बैक टू बैक 6 महीने में 2 चुनाव हुए थे बिहार में। और पहले वाले चुनाव में, उसमें फरवरी वाले में जो है रामविलास पासवान जी को जबरदस्त सफलता मिली थी, और दूसरे वाले में हमारे डेटा में आ रहा था क्योंकि उन्होंने न रोवा कुंजरोवा न बीच में न इधर कुछ राजनीति ली थी, और जनादेश का अजीबोगरीब उन्होंने तरीके से अपना मतलब निकाला था। शायद वो एकमात्र चुनाव था जहां पे मौसम वैज्ञानिक बुरी तरह से गड़बड़ा गए थे और वो अर्श से सीधे फर्श पे आ गया था मामला 6 महीने के अंदर। मुझे लगता है कि सारी जो पार्टियां हैं बिहार में अभी अपने अपने जनादेश को कहीं ना कहीं ठीक ढंग से भापने में अटकचा रही हैं, और मुद्दा जो पकड़ने की जहां तक बात है उसमें कहीं ना कहीं मामला अटक रहा है, क्योंकि पीके ने आकर के एक तरह से आप ये कह सकते हैं
कि शतरंज की बिसात बिछी और कोई आए और सब गड़बड़ गड़बड़ करके सब कुछ हिला दे। तो इस तरह की स्थिति अजीब सी हो गई है। तो इसको काटेंगे, किसको नुकसान करेंगे, वोट कटवा होंगे या अपने को बड़ी लाइन खींच पाएंगे, ये सब कुछ बिहार की राजनीति में मेरे ख्याल से एक बड़ी कवायद कराने वाली चीज है। अलग एक सवाल यशवंत जी आपसे भी पूछूंगा और बाकी मेहमानों से भी पूछूंगा। कार्तिकेय, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं यशवंत जी, एक सवाल कि पीके के बारे में कहा जा रहा था शुरू से ही कि आएंगे तो बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, कोई कह रहा था बीजेपी के बी टीम है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान देने शुरू किए हैं, भाजपा के कद्दावर नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, तो ये जो कहा जा रहा था भाजपा के बी टीम है वो गलत था, क्यों ये कहना सही है? अब वो किसकी बी टीम है किसकी सी टीम है ये तो वो जाने, लेकिन मुझे जितनी गंभीरता उनके कैंपेन में लग रही है, मुझे लगता है कि इन चुनाव में अगर उनको वांछित सफलता न भी मिली तो भी मुझे लगता है कि 2030 तक पीके बड़ा पॉलिटिकल फिनोमिना कम से कम बिहार की राजनीति में जरूर बन जाएंगे। और रही बात वोट किसका काट रहे हैं, तो ठीक है, पहले फेज में उन्होंने दरअसल एंटी आरजेडी जबरदस्त प्रचार किया, तेजस्वी के अगेंस्ट में प्रचार किया, उसके कारण एक बड़ा एंटी आरजेडी प्रो बीजेपी वोट वो काटने में सफल हुए। लेकिन वो पेंडुलम अब एक तरफ था, इसलिए उन्होंने कैंपेन का गियर बदला और इस बार वो पूरी तरह से लॉक स्टॉक एंड बैरल वो भाजपा के ऊपर चढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं या एनडीए के ऊपर चढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं, ताकि एंटी बीजेपी जो वोट है लेकिन जो बहुत ज्यादा आरजेडी की ओर नहीं जाना चाहता, उसको भी अपनी ओर खींचने की कवायद में अब लग गए हैं। तो शायद वो दोनों तरफ ही डैमेज करना के प्रयास में है फिलहाल। लेकिन आंकड़े हमारे ये बता रहे हैं कि उनके 10 भी वोट अगर उनको मिल रहे हैं तो 10 में से 8 वोट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो एनडीए के खाते से आ रहे हैं। 10 में से 8 वोट एनडीए खाते से आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। सतीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी को बीच में रोका था, वो कुछ बोलना चाह रहे थे। अवधेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2005 से नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए हुए है। जब वो बाहर चले गए फिर आए, फिर भी उन्हीं को बनाया, उनको कम सीट आई फिर भी बनाया, और इस बार घोषणा हो गई कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो यही तो घोषणा होती है। अब सतीश जी को अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। नीतीश कुमार को लेके जो बिहार में असंतोष भी था, ऊब भी था, जो उन्होंने पाला बदला है, जो बीच में जब वो लालू जी के साथ थे, जिस ढंग से वो बोल रहे थे, लोगों के अंदर भी एक इरिटेशन उनको लेकर पैदा हो रहा था। लेकिन ये स्थिति जो पिछले 5 से 6 महीने के अंदर बहुत हद तक बदली है। एक नीतीश कुमार को लेके अब इधर उनके जो स्टेटमेंट है, इधर जो उनकी खास करके कार्य है जो लोगों के बीच जा रहे हैं, अब पहले में कोई कमी नहीं दिख रही है, इसलिए अब वो चीजें बदल गई है। सेकंड बात यह आती है, इसलिए एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर के मेरी जितनी जानकारी है किसी तरह का मतभेद नहीं है। यद्यपि यह सही है कि आम बीजेपी का कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा कोई लीडर हो, लेकिन लीडरशिप ने ऐसा नहीं तय किया है। प्रशांत किशोर जी का जो प्रश्न है, देखिए, प्रशांत किशोर जी के निर्भर करेगा, क्योंकि अभी तक बिहार में उनके अलावा कोई एक दूसरा नेता नहीं दिखा है जिसकी अपील हो बिहार में। उनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी, अकेले वो जाने माने चेहरा है और उन्हीं के पर सब कुछ चल रहा है, उस निर्भर करेगा कि उनके टिकट कैसे जाता है। और साथ ही साथ मत भूलिए कि जो सामाजिक समीकरण है, जैसे अब चिराग पासवान के जो वोट है उनके अपने कास्ट से लेके, क्या वो उनके तरफ जाएगा? क्या मांझी के जो सामाजिक समीकरण है वो वोट उनके तरफ जाएगा? क्या नीतीश जी के जो निश्चित कुछ वोट है जो कहीं भी जाएंगे उन्हीं को मिलता है, वो वोट उनके तरफ जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो वोट है जो उनके बाकी, वो उसमें से कितना जाएगा? तो ये इस समय अभी कहना कठिन है। उन्होंने चुनाव को एक सतह पर जो होता है कि गर्म वातावरण बनाना, और जो उन्होंने कहा है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भ्रष्टाचार के आरोप की दिखाई दे रही है, ये नहीं कि नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन भ्रष्टाचार के आधार पर अगर बिहार में चुनाव होता तो लालू जी की पार्टी कब हार गई होती? रामविलास जी को विजय नहीं मिलना चाहिए था। तो भ्रष्टाचार की बात होती जरूर है। सत्य जी कुछ बोलना चाहते हैं, सत्य जी कुछ बोलना चाहते जी, जल्दी से अपनी बात खत्म करिएगा। कार्तिकेय को मैंने रोक रखा है। मैं तो उन्हीं का जवाब दे रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, इस बार पीके को थोड़ा बढ़त निश्चित रूप से है और वो चिराग पासवान का दुगना है। अब स्पष्ट होगा कि उनके तार किधर से जुड़ते हैं या वो अपने अकेले स्वयंभू हैं। मेरे कहने का मतलब, मैं इतना बात जरूर मानता हूं कि जो वोट चोरी यात्रा जो निकाला उसके बाद से
जो महागठबंधन का जो चुनाव अभियान प्रचार है उसमें मुझे कमी दिखाई पड़ रही है फिलहाल। इसमें मेरे दिमाग में कोई इधर उधर नहीं है। और तीसरी बात ये भी आपको समझना होगा, ये सब झूठ बोलते हैं या सब गलत बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कम से कम आधा दर्जन नेताओं ने कहा कि भाई हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए इस बार। जब सर्वे सर्वा नीतीश जी हैं तो फिर ये क्यों कहते हैं कि हमारा होना चाहिए? ये नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी के पार्टी में जो अभी जो बांटा गया है ना महिला वाला, एक किसी ने मुझे बताया कि एक कंस्टिट्यूएंसी में खास तौर से रूरल क्षेत्रों में 30,000 महिलाओं को दिया गया है और अधिकांश जो है वो जेडीयू के पकड़ वाले इलाकों में दिया गया है। नहीं, इसीलिए मैंने पूछा भी था सज्जन जी से कि ये जो पैसा बांटा गया तो आसक्ति किसके प्रति बढ़ी, नीतीश कुमार के प्रति कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति? तो इसका जवाब लेने की कोशिश हमने किया था। लेकिन कार्तिकेय बत्रा, मैं आपके पास आऊँगा। एक मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रशांत किशोर कितना महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे और वोट काटेंगे तो किसका वोट काटेंगे? धन्यवाद लक्ष्मण जी। जैसा कि यशवंत जी ने कहा, जैसे यशवंत जी के लिए सतीश जी बहुत वरिष्ठ है, मेरे लिए यहाँ लगभग सभी वरिष्ठ हैं, खासकर यशवंत जी और सतीश जी। तो बहुत कुछ जो मैं बोलना चाह रहा था वो बोला जा चुका है, तो मेरे पास ऐड करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। बट मैं आपको इसका एक फ्रेमवर्क देना चाहूँगा जिस हिसाब से मैं इस चुनाव को देख रहा हूँ, कि अगर आप 2020 का चुनाव देखें, उसके बनिस्बत इस चुनाव में 2-3 चीज़ें बदली हैं। अगर हम 2020 का चुनाव देखें, वो पेपर पे लगता है बहुत करीब है सीटों में, लेकिन उसमें जो चिराग पासवान फैक्टर था, अगर आप उसको हटा दें, उसको अगर आप एनडीए फोल्ड में डाल देते, तो वो चुनाव शायद एनडीए की तरफ एक तरफा चला जाता। तो उस चुनाव के बाद आज के चुनाव में 3 बदलाव मेन मैंने देखे हैं। एक, चिराग पासवान की वापस एनडीए में वापसी। दूसरा, महागठबंधन में चाहे कितना भी, कांग्रेस शायद उतना कमजोर आज की तारीख में मुझे नहीं दिखती। और खासकर ईबीसी और दलित वोटर्स के बीच में जो कांग्रेस की एक आउटरीच लोकसभा चुनाव में बनी थी, जो बीच में कम हुई, जो शायद इस वोट यात्रा के बाद बढ़नी चाहिए टेक्निकली, ये एक फैक्टर है। और शायद ये भी एक कारण है कि महागठबंधन उतना सीमलेसली नहीं चल रहा, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को असर्ट कर रही है। और तीसरा जिसका आपने जिक्र किया, प्रशांत किशोर। अब देखिए, प्रशांत किशोर फिनोमिनन को लक्ष्मण जी आप 2-3 डायमेंशन से देख सकते हैं। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी हैं, वो प्रो एस्पिरेशन भी हैं, वो एक स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप से भी आते हैं। अगर आप इन तीनों डायमेंशंस को जोड़ें तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि वो किसका वोट काट सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ का वोट काट सकते हैं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट अगर हम देखें तो वो आरजेडी का भी वोट काट सकते हैं, वो जेडीयू का भी वोट काट सकते हैं, वो बीजेपी का वोट भी काट सकते हैं, क्योंकि ये सारी पार्टी सत्ता में रह चुकी हैं। अगर आप बाय कास्ट जाते हैं तो वो ज्यादा डेंट बीजेपी लेड एनडीए को या बीजेपी और एनडीए को कर सकते हैं। और अगर एस्पिरेशन पर फिर जाएं तो ये दोनों तरफा जा सकता है। तो इसी वजह से इनको हम इस बार एक्स फैक्टर मान रहे हैं। और इसी वजह से जो भी यशवंत सर ने कहा कि आंकड़ा ये बता रहा है कि 10 में से 8 वोट इस समय वो एनडीए के लेकर जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि इलेक्शन तक आते आते भी यही आंकड़ा रहेगा? ये कहना थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि अभी तो चुनाव अनाउंस होगा, मैनिफेस्टो आएंगे, इसी वजह से बाकी मेहमानों ने भी कहा कि इसलिए बाकी मेहमानों ने भी कहा कि अभी की स्थिति है, बाकी क्या बदलेगा चुनाव आते आते देखा जाएगा। एक मुद्दा और है, वो है आपको एसआईआर को लेकर। बीच में एसआईआर का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। अब फाइनल वोटर लिस्ट भी सामने निकल कर आ गया। तो ये मुद्दा उठा करके विपक्षी पार्टियों को वाकई फायदा हुआ क्या, यशवंत जी? देखिए, एक हमारे पूरब में कहावत है, कौवा कान ले गया वाला जो हिसाब किताब है। अगर हम चिल्लाना शुरू करें, लक्ष्मण जी आपका कौवा जो है आके कान उठा के ले गया, तो लक्ष्मण जी पहली चीज चेक करेंगे, कान अपना चेक करेंगे, कान अपनी जगह पे है कि नहीं। एसआईआर वाला मुद्दा एक मामले में उपयोगी रहा कि राहुल जी की यात्रा हुई, जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी, उसी तरीके से इन यात्राओं में उनका कार्यकर्ता, उनका कैडर, विपक्ष में उत्साह की एक सृजना हुई। लेकिन वास्तविकता में वो काम करेगा कि नहीं करेगा, वो केवल इस बात पे होगा कि क्या वास्तव में कौवा कान ले गया है। लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करेंगे, मेरा नाम है कि नहीं है। अगर तो उनका नाम वहां पर होगा जहां पर होना चाहिए, तो किसी भी तरीके का प्रदर्शन या कोई समस्या नहीं होगी।
लेकिन लाखों की तादाद में अगर वास्तव में ऐसे लोगों के नाम कटे होंगे जिनके नाम नहीं कटने चाहिए, और वो लाखों लोग कल परसों नरसों अगले एक हफ्ते में सड़क पे उतारू आ गए, सड़क पे आ गए, तो वो लाखों लोगों की भीड़ जिस तरीके का प्रेशर बनाएगी वो एनडीए को, इलेक्शन कमीशन को बैकफायर करेगा। लेकिन जितनी एक जिसे कन्वेंशनल विजडम कहते हैं, जो भी 30-31 बरस का थोड़ा मोड़ा जो अनुभव है, उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं कि ऐसे नाम कटे हैं लोगों के जो सड़क पे आएंगे कि अरे भाई साहब लाखों की तादाद में हमारे नाम काट दिए गए। नाम उनके कटे हैं जो या तो डुप्लीकेट हैं, या नाम उनके कटे हैं जो अब बिहार में रहते नहीं हैं, बिहार के बाहर हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार जब लोग अपना अपना कान छू करके देख लेंगे कि मेरा कान अपनी जगह पे है, तो इसका मुद्दा जो है वो चुनावी मुद्दा बनने की ओर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर वास्तव में बड़ी तादाद में लोगों के नाम कटे और लोग सड़क पे उतर आए, तो ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाए। हालांकि वो अब तक दिख नहीं रहा है, क्योंकि 2 दिन हो गए वोटर लिस्ट के सामने आए हुए, वो एकजुटता, वो एक आक्रोश जो होता है वो दिख नहीं रहा है। सज्जन, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये एसआईआर के मुद्दे को लेकर के भले ही अगर बहुत लोगों के नाम नहीं कटे, जैसा यशवंत जी कह रहे हैं, लोग सड़कों पर ना उतरे, तो ये फिर फायदा कर जाएगा एनडीए को, कहना सही होगा? क्योंकि एसआईआर के मुद्दे को घुसपैठिए तक लेके गया एनडीए, घुसपैठिए तक लेकर गया तो एक वर्ग को एकजुट करने में मददगार भी साबित हुआ। लक्ष्मण जी, ये फायदा जो होगा वो अप्रत्यक्ष तौर पे होगा, सीधा नहीं होगा एनडीए को फायदा। अप्रत्यक्ष इस नाते कि देखिए, बिहार का ये जमीनी मुद्दा नहीं था एसआईआर, ये मुद्दा जमीनी मुद्दा होगा बंगाल में, असम में, बिहार में सीमांचल के कुछ एक हिस्सों को छोड़ दे तो बहुत ज्यादा इसका असर नहीं। अब हुआ क्या, यहां पे जो जमीनी मुद्दा था, जैसे कि 2020 में तेजस्वी एनडीए को घेरते हुए दिखे थे, उन जमीनी मुद्दों के आधार पे इस बार वो 1-1.5 महीने के समय में तेजस्वी को वही करना चाहिए था। अब कांग्रेस के चक्कर में क्या हुआ कि उन्होंने अपना 1-1.5 महीना एसआईआर के साथ समावेश में बर्बाद कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि नीतीश कुमार की सरकार ने वृद्धा पेंशन में वृद्धि की बात कर दी और देना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री रोजगार योजना में जीविका दीदी के नाते 75 लाख महिलाओं को पैसा दे दिया और तमाम वेलफेयर स्कीम्स को और ज्यादा दे दिया। तो उस नाते जो घेरने की तरीका जिस पार्टी की थी, जिसके पास कैडर है, वो कांग्रेस के साथ जिसका कैडर नहीं है उसके नैरेटिव में पड़ गया। तो नैरेटिव इस बार कांग्रेस सेट कर रही है अपोजिशन की, और तेजस्वी पैसेंजर सीट पे बैठे हैं, और इसका फायदा सीधा नीतीश कुमार और बीजेपी को मिला है। दूसरी बात क्या हो गई कि जब प्राइम अपोजिशन पार्टी अपने वैसे सहयोगी दल जिसके पास वो सांगठनिक क्षमता नहीं है उसके नैरेटिव में चली जाती है, जिसका जमीन पे ना तो रेजोनेंस है ना तो उसको बनाने की सामर्थ्य है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नैरेटिव वॉर में वो पीछे दिखता है। और इसलिए अप्रत्यक्ष तौर पे एसआईआर के कारण आरजेडी ने अपना समय बर्बाद किया है, और इसका फायदा जो है एनडीए को मिला कि जब वो उसमें व्यस्त थे, इन्होंने अपने बहुत सारे महिला केंद्रित बहुत सारे वेलफेयर जो लाभकारी योजनाएं हैं उसको लागू कर दिया। तो इस नाते उसको एनडीए को निश्चित तौर पे फायदा है। एसआईआर एक मुद्दा बनेगा, हमें ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्राउंड का मुद्दा वो होता है जो आपके बिना पूछे लोग जिक्र करें। जब आप पूछेंगे तो वो कुछ ना कुछ बताएंगे। अपने आप से एसआईआर के बारे में पार्टियां बहुत ज्यादा विवाद कर रही हैं, जमीन पे नहीं दिख रहा है कि लोगों के लिए, लोगों के संज्ञान में एक बड़ा मुद्दा है। चुनाव का ढर्रा वही पुराना है। इसको लेकर के मैं सतीश जी के पास भी आऊंगा। हाँ, सतीश जी के पास आऊँगा, अवधेश जी आपके पास भी आऊँगा, लेकिन मुझे बताया गया कि यशवंत जी को कहीं निकलना है, तो कुछ देर में निकलेंगे। तो एक सवाल यशवंत जी के पास लेके आता हूँ, फिर आप लोगों के पास आऊँगा। यशवंत जी, सवाल ये है कि पवन सिंह का आना, वैसे तो देखा जाए चलो एक नेता महागठबंधन से आ गया एनडीए में, लेकिन इसको आप देखें तो इसका एक बड़ा ही सीरियस इम्पैक्ट पड़ा था पिछले चुनावों में। करीब शाहबाद क्षेत्र के 4 जिले में 22 जगहों पर से 19 जगह पर जो है सो महागठबंधन की जीत हुई थी। वहाँ माना जा रहा था कि कुशवाहा और राजपूत में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हुआ था, खींचतान हुआ था, उसका असर दिखा था। अब पवन सिंह का आना और कुशवाहा का पांव छू के प्रणाम करके उसकी तस्वीर को सार्वजनिक करना, आपको लगता है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कम से कम जो दिक्कत थी उस दिक्कत को दूर करने में सरकार एनडीए कामयाब हो पाएगी? देखिए, छोटे लेवल पे जातिगत इक्वेशन, टिकट बांटना, ये सारी चीजें चुनाव की एक अपरिहार्य रणनीति और चुनाव का एक अविभाज्य अंग है जिसको हर कोई करता है।
लेकिन किसी एक नेता या स्टार के आने या जाने से कोई चुनाव आमूल चूल बदल जाएगा, मैं इस बात को थोड़ा सा कम मानता हूं। एट द 11th आवर मुझे लगता है कि चुनाव में वोट देने का जो मन होता है वो एक क्यूमुलेटिव मल्टी लेयर्ड मन होता है, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। मसलन जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि महिलाओं वाला मुद्दा ये मेक और ब्रेक मुद्दा होगा नीतीश कुमार और एनडीए के लिए। वो इसलिए नहीं कि रातों रात महिलाएं उस मुद्दे पे बदल जाएंगी और वोट देना शुरू कर देंगी, वो इसलिए क्योंकि 25 साल पहले नीतीश कुमार ने जो लेयरिंग शुरू की थी, उस लेयरिंग के ऊपर ये टॉपअप की तरह से आ रहा है, और इस टॉपअप से अगर महिलाओं का टर्नआउट बढ़ेगा तो उनको फायदा होगा। तो उन एक स्थानीय लेवल पे, स्थानीय सीटों पे, स्थानीय इक्वेशनिंग में पवन सिंह के आने का कुछ हो सकता है लाभ हो, लेकिन ये कोई मेक और ब्रेक वाली घटना नहीं होगी, ऐसा मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन मैं जैसा कि बोला कि एकदम गुरु समान बैठे हुए हैं सतीश जी, तो शायद वो ज्यादा इसके ऊपर हमको एजुकेट कर पाए कि अभी जो स्थिति है उसमें क्या वास्तव में ये जमीन आसमान हिलाने वाली घटना होगी या नहीं होगी, ये शायद वो ज्यादा बेहतर बता पाए। देखिए, अगर पवन सिंह और कुशवाहा के बीच में अगर एक रास्ता दिख रहा है तो कुछ तो पॉजिटिव इनको मिलेगा एनडीए को। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि अभी समझ में आ रहा है कि पवन सिंह बीजेपी में जाने वाले थे, इसीलिए आरके सिंह विद्रोही हो गए। हमको लगता है इसीलिए जो है राजीव प्रताप रूडी भी विद्रोही मैं कहूँगा कि हैं। प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसका कुछ उल्टा भी ये बात हो रही है। मैं दूसरी बात पे भी आना चाहता था, मैं उसी पे ज़्यादा बोला। देखिए, एसआईआर का जो मुद्दा था या वोट चोरी का मुद्दा है, अगर उसका डंका नहीं पीटा जाता, वो जो एक मुद्दा था, और मैंने पहले ही कहा कि महागठबंधन के चुनाव प्रचार में जैसा सज्जन कह रहे थे वो उसका अंश है, निश्चित रूप से है, लेकिन उससे एक मुद्दा बना, इसमें कहीं दो राय नहीं है। शायद इसीलिए अभी तक पता नहीं है कि वो 21 लाख वोट कहाँ से जुड़े, और ये लोग घुसपैठिए निकालने के लिए भाजपा वालों ने यहाँ से वहाँ तक रट लगा दी। कितने घुसपैठिए मिले भाई, ये तो एक्सपोज हो गए ना। बीजेपी वाले इलेक्शन कमीशन की जगह बीजेपी वाले एक्सपोज हो गए कि तो घुसपैठिए निकाल लेते, भाई कहाँ मिला बताओ तो ये बात है। बात ये है, मेरा ये बात को ध्यान रखिए, अभी भी चुनाव खुला हुआ है। वो खुला हुआ इसलिए है कि जो ईबीसी का और ये जो 10 सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस वालों ने या महागठबंधन वालों ने दिया है, अगर ये लोग किस रूप में जनता के पास ले जाते हैं। आप लोग को 2015 का चुनाव याद होगा, शुरू में लग रहा था कि ये तो कोई दम ही नहीं है इन लोगों में, वैसे सब स्वीप कर जाएगा, लेकिन ऐसे एक आरक्षण का बयान आया उस तरह से, और रातों रात हवा बदल गई और नीतीश लालू एकदम बम फड़फाड़ जीत गए। तो अभी थोड़ा सा हमको इंतजार करना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जो उत्साह महागठबंधन के चुनाव प्रचार में होना चाहिए, जो समन्वय होना चाहिए, वो नहीं है। मुझे तो यही लग रहा है कि अभी सब कुछ एक तरफ, एक ही चीज जो एनडीए के पक्ष में है वो 10,000 रुपया है महिलाओं के नाम। वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली आपको रोल निभाता हो दे। बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ सतीश जी की बात से, और मेरा भी बहुत स्पष्ट मानना है, घुसपैठिए वाला मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। झारखंड में भी मुद्दा नहीं था। देखिए, झारखंड में जो मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को, उसका कारण ये था कि वो एक ऐसा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे हवा में, जिसका जमीन पे कोई बहुत ज्यादा गेन नहीं था, कोई ग्राउंड नहीं था। और जिस तरीके से वहां पर हेमंत सोरेन ने उनका जेल भेजा जाना, उनके पक्ष में जिस तरीके से काम किया, उन्होंने जिस तरह का कैंपेन चलाया, उसमें जीत हासिल की। मैं सभी सी एक बात से थोड़ा सा मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि शायद जो ग्राउंड के मुद्दे, जिस तरीके से तेजस्वी यादव 5 साल पहले रोजगार के मुद्दे पे बहुत तेजी से चढ़ गया था उनका ग्राफ, ग्राउंड के मुद्दे पे उठाने में उनका समय जाया हो गया। मुझे ऐसा लगता है शायद जितना ज्यादा समय देना चाहिए था उससे ज्यादा समय दिया गया। कहीं ना कहीं शायद एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो उसमें सतीश जी ये भी समस्या होगी कि कांग्रेस के साथ में जब भी उनके अंदर थोड़ा भी आत्मविश्वास आता है तो वो अपने ही एलाइज को आंख दिखाने में 1 सेकंड में कन्वर्ट होता है। तो कांग्रेस अब वो वो पुरानी उनकी समस्या है। तो वो कहीं ना कहीं वो एक तरह से उनके लिए दिक्कत का ही काम अभी फिलहाल कर रहा है। लेकिन
ये बात सतीश जी का कहना बिल्कुल सही है। एनडीए का सारा कैंपेन सब कुछ एक तरफ है, उनकी सब विफलताएं जो उनको झेलनी पड़ रही हैं, और अगर ये चुनाव एनडीए जीतता है तो वो केवल और केवल महिलाओं के इस स्कीम के कारण और नीतीश कुमार की बिहार की महिलाओं के अंदर जो गुडविल है, वो उस गुडविल के कंटिन्यूएशन के कारण एनडीए चुनाव जीतेगा, अगर ये चुनाव हो एनडीए जीतेगा। बिल्कुल। इसमें एक सवाल जो आप दोनों लोगों ने उठाया, यशवंत देशमुख जी, सतीश के सिंह साहब, कि घुसपैठिए का मुद्दा बहुत ज़्यादा चला नहीं। इसमें मैं अवधेश कुमार जी आपकी राय लूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। इस बीच यशवंत देशमुख जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, और बाकी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाएगा नहीं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद जल्द। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा, और हम लोग चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि बिहार में चुनावी माहौल अभी क्या इशारा कर रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले एक मुद्दा उठा था एसआईआर का। तो हमारे दो मेहमान सतीश के सिंह साहब, यशवंत देशमुख साहब, दोनों ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे में खासतौर से घुसपैठिए का जो मुद्दा रंग आया था, वो घुसपैठिए का मुद्दा बहुत कुछ आया नहीं, और उसमें एनडीए फेल हो गया इस मुद्दे को साबित करने में। अवधेश कुमार जी, एसआईआर का मुद्दा पहली बात अब गौन हो जाएगा चुनाव में, और घुसपैठिए का मुद्दा भी बहुत चला नहीं, सही है ये? नहीं, देखिए, पहले एसआईआर का मुद्दा उस रूप में गौन हो जाएगा कि कांग्रेस, देश के विपक्ष के, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने इसको लेकर बिहार में यात्राएं की, और उसी समय वो फेल हो गया। क्योंकि जिस महिला को पहली बार लेके आए कि उसके परिवार का 6 वोट कट गया, वो अगले दिन पता चला उसका 6 वोट है। उसने कहा हमको तो हमारे यहाँ के वार्ड में का जो सेक्रेटरी है उसने कहा, आके बोल दिया। देखिए, ये तो मुद्दा रहेगा। मुद्दा इस रूप में रहेगा कि बिहार के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी इस ढंग से झूठा प्रचार करके और लोगों को बरगलाने की कोशिश करती है, वो राजनीतिक कार्यकर्ता जो है भाजपा के विपरीत, उनके अंदर भय पैदा करके उनको उकसाती, उत्तेजित करती है। तो राहुल गांधी के विरुद्ध जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नेशनलिज्म का क्या है कि विपक्ष इस समय नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका दोहराने के लिए झूठे नैरेटिव गढ़ता है, लोगों में हिंसा का भाव पैदा करता है, उसके लिए उत्तेजित करता है। इसलिए बच के रहने की जरूरत है। और जो आंकड़े आ गए हैं वो आंकड़े बता रहे हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि केवल 36,44,939 मतदाताओं ने अपना नाम काटने के लिए, अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था। केवल मैं बता रहा हूं, इसमें से ज्यादातर के सही पाए गए, उनको जोड़ दिए गए, और 2,17,049 मतदाताओं ने अपना नाम काटने के लिए भी आवेदन किया था। तो जितने लोगों ने जोड़ने के लिए कहा, उसे 6 गुना ज्यादा लोगों ने कहा है कि नाम काट दीजिए। तो जो 68,66,000 जो नाम हटे हैं, उसके आंकड़े आ गए हैं कि किन के नाम हटे हैं। और हर जिले में जो कल वोटर लिस्ट जारी हुआ है, वो तो सब जगह वेबसाइट पर तो है ही है। जो उपस्थित पार्टियां थी उनको भी मिली है। उसमें कम्युनिस्ट पार्टियों का बयान है कि चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया है, जहां उनका प्रभाव है, आरा से, सासाराम से, सब जगह अखबारों में आज बयान छपा हुआ है। तो अब दूसरा यह हुआ कि इसके कारण आरजेडी और बाकी में भाव पैदा हो गया कि राहुल गांधी के चक्कर में वास्तविक मुद्दों से हम दूर हो गए। तभी तो तेजस्वी यादव को वहां से निकल के, और नाम अधिकार यात्रा ही रही, लेकिन वोट के जगह पर बिहार कर दिया गया, और उसमें कहीं नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो उठा रही है घुसपैठिए का मुद्दा, लेकिन देखिए, घुसपैठिए मान लीजिए 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, लेकिन घुसपैठिए का अर्थ केवल घुसपैठिया नहीं है। उसका अर्थ यह है कि ये पार्टियां मुस्लिम परस्ती के लिए, अपना वोट जीतने के लिए, चाहे वो वक्फ का कानून हो, चाहे उनके खिलाफ जो कुछ भी हो, चाहे आई लव मोहम्मद का मामला हो, घुसपैठिए भी आते हैं, वो भी वोटर बन रहे। तो उसके आधार पर इस समय जब प्राइम मिनिस्टर अगर 15 अगस्त 1947 को लाल किले से इस विषय को उठा रहे हैं देशव्यापी, और भारतीय जनता पार्टी इसको बिहार में नहीं उठाए कि डेमोग्राफी किस ढंग से चेंज हुआ है। और इस समय जो भी कहे, मुझे अच्छी तरह याद है कि 80 और 90 के दशक में सीमांचल में असम के जैसा ही बड़ा आंदोलन था, और लोगों के ध्यान में है इस समय कि कैसे वहां मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी संख्या में बढ़ा है कि आज जो है 68% के 70% के आसपास पॉपुलेशन तो किशनगंज में हो चुका है, 44-45% पूर्णिया में हो चुका है। तो स्थानीय स्तर पर मुद्दे हैं, लेकिन इससे जो मध्यम वर्ग का तबका है, जो शहरी तबका है, वो जो एक हिंदुत्व अभिप्रेरित जो राष्ट्रीयता का
भाव होता है वो उसके अंदर प्रबल होता है। और संजोग से जो चारों ओर की घटनाएं हैं इस समय, आई लव मोहम्मद में जो बरेली की घटना हो गई है, दूसरी जगह, वो सब भारतीय जनता पार्टी के इस आवाज को कि भारतीय जनता पार्टी सही बोल रही है, लोगों के अंदर इसका कंसोलिडेशन होता है। तीसरी इसमें जो बात है कि पिछले चुनाव का आंकड़ा यह है कि 77% मुस्लिम वोट केवल चला गया था आरजेडी और बाकी के पक्ष में, केवल 11% वोट एनडीए को मिला था। तो नॉर्मली मुस्लिम वोट जो है जा नहीं रहा, 12% वोट मिल गया था ओवैसी की पार्टी को। तो इसलिए जनता दल को भी है कि मुसलमान तो अब वोट दे नहीं रहे हैं, तो जब दे नहीं रहे हैं तो इस मुद्दे पर हमको ज्यादा असहज होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए वक्फ कर आप देख सतीश जी को जोड़ना चाहता हूं, उसी की भाषा बोल रहे थे। अवधेश जी तो शुरुआत में लगे कि ऐसे हम विश्लेषक जैसा बात कर रहे हैं, लेकिन अब एकदम सही सही बात कर रहे हैं जो उनसे अपेक्षित था। बात सीधा हो रहा है कि जो घुसपैठियों की वोट में घुसपैठ की बात हो रही थी, इसको कम से कम 1 दर्जन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मिला कि घुसपैठियों को विपक्षी पार्टियां संरक्षण दे रही है, जिसका जो है डिटर्जेंट धो करके इलेक्शन कमीशन निकाल रही है। अब इलेक्शन कमीशन के को तो अपना कम्युनिकेशन तो है ही नहीं है कुछ, सारे ये भाजपा समर्थक विश्लेषक यही लोग बोलते रहते हैं। अगर ये डंका पीटा नहीं जाता तो ये वोट काटने का शुरू में पैसा, अरे जो एसआईआर का विरोधी तो कोई नहीं हो सकता। घुसपैठियों का सवाल ये जो भाजपा वाले उठा करके बवंडर पैदा कर देते, और इनको तो हमको तो लगता है ये अवधेश जी की बातों से स्पष्ट है कि ये घुसपैठियों और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं करते। आप ये सोचिए जरा, ठीक से देखिए क्या बोल रहे हैं, यही करिए। तो वैसे तो क्या है, चुनाव कराइए मत, चुनाव करवाइए तो जरूरतें नहीं है। आप डेमोग्राफी पहले बदलिए, वोटर लिस्ट में इधर उधर करिए, उसके बाद कोई आपको जरूरत ही नहीं। अवधेश जी 15 सेकंड में जवाब दीजिएगा, बाकी 2 मेहमान हैं। देखिए इसका जवाब इतना ही है कि सतीश जी पहले भी ऐसे बोल रहे थे। चुनाव आयोग के विरुद्ध राहुल गांधी का अभियान भारतीय जनता पार्टी के घुसपैठ की आवाज उठाने के पहले का है, और यह सच है कि आज तक कांग्रेस आरजेडी ने सीमांचल क्षेत्र में हो या बंगाल में हो, इतने घुसपैठियों के मुद्दे को कभी स्वीकार नहीं करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। लोग टीवी पर आके बोल रहे हैं मैं बांग्लादेशी हूं, पकड़ में आए हैं, बताएं कि हम 13 लोग आए थे, वो सारी चीजें। अरे भाई अवधेश जी तभी तो ये है, तभी तो ये घुसपैठ की घुसपैठियों की पहचान 11 साल में 11,000 उनकी संख्या कम या ज्यादा होती है, ये चुनाव आयोग आपको आंकड़ा नहीं देगा, लेकिन ये स्थानीय स्तर पर लोगों को पता है। चुनाव आयोग सिटीजन पता लगाएगा, आंकड़ा और राहुल गांधी इसके लिए थोड़े गए थे यात्रा निकालने। ये बीजेपी से आंकड़ा आएगा। नहीं सुनिए, चुनाव आयोग ने कहा था क्या, नहीं, चुनाव आयोग ने क्या कहा था कि एसआईआर हम घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कब कहा था? चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट करना है। अरे भाई चुनाव आयोग ने तो कुछ नहीं कहा था, सब तो भाजपाइयों ने कहा था। चुनाव आयोग ने तो कुछ नहीं कहा था, भाजपाइयों ने कहा था। चुनाव सर ऐसा है, एसआईआर चुनाव आयोग का काम था। चुनाव आयोग ने इसकी बैठकें की, 5000 से ज्यादा बैठकें की। चुनाव आधार क्यों नहीं मानता था? चुनाव आयोग पहले आधार क्यों नहीं माना? सिद्धांत तय किए थे। आधार क्यों नहीं माना? भारतीय जनता नहीं, भाजपा सुनिए ना, इलेक्शन कमीशन ने आधार क्यों नहीं माना पहले? नहीं, तो इलेक्शन कमीशन को आधार की जरूरत कहां पड़ी बताइए ना। इतने वोटर, केवल 34,000 लोग जो है केवल आ रहे हैं। आप लोग खुद हमारा जो है हमारा नहीं हुआ है। एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा ग्राउंड पे नहीं है। हाँ, चूंकि शो का समय खत्म हो रहा है तो मैं कार्तिकेय आपके पास आऊंगा, फिर मैं सज्जन आपके पास। कि एक चीज और समझना है, एसआईआर पे बातचीत तो काफी हो गई कि गठबंधन जो दोनों तरफ के हैं, क्या अब सब सेट हो गए हैं कि अभी भी आपको लगता है फेरबदल होगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं चूंकि कांग्रेस को लगा कि वोट अधिकार यात्रा के जरिए उनके प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ रहा है, हमारी जमीन फिर से मजबूत हो रही है, और आरजेडी ही उनके सबसे बड़े दुश्मन ऐसे सूरत में होते हैं। तो आरजेडी से किस हद तक तालमेल करेगा और सीटों के बंटवारे में ये चीज दिखेगी क्या? अभी एक प्रवक्ता ही बोलूंगा मैं, कहा कि मिडिल क्लास को घुसपैठी के मुद्दे पर राष्ट्रवाद याद आता है। बहुत दुर्भाग्य की बात अगर होगी अगर ऐसे मुद्दों पर हमें राष्ट्रवाद याद आए, क्योंकि राष्ट्रवाद याद करने के बहुत सारे सकारात्मक मुद्दे भी होते हैं। तो एक तो मैं इस पर थोड़ी टिप्पणी करूं, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास से आते हैं।
तो मुझे लगता है वो एक छोटा सा मैं इनपुट देना चाहूंगा उस पर। बाकी आपने जो कहा कि अलायंसेज में क्या सब ठीक है, देखिए मुझे नहीं लगता कि अभी ये हम फाइनलिटी से कह सकते हैं। 2-3 उदाहरण मैं आपको देता हूं। मुकेश सहनी अभी कहने को इंडिया गठबंधन में है, लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें, आप बात करें जमीन, हाँ लोगों से बात करें, तो ऐसा माना जा रहा है कि उनका वोटर बेस क्या चाह रहा है वर्सेस उनके नेता क्या चाह रहे हैं वर्सेस वो क्या चाह रहे हैं, इसमें अभी कहीं समन्वय पूरी तरीके से नहीं बैठा है। लेफ्ट मुझे लगता है महागठबंधन में बना रहेगा, ये एक फाइनलिटी है। कांग्रेस और आरजेडी मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा स्प्लिट होगा, लेकिन हाँ सीटों के बंटवारे में मुझे लगता है मसल फ्लेक्सिंग होगी। मैंने आपके पिछले अपने सबमिशन में जो मैं पूरा नहीं कर पाया था उसमें ये बात जिक्र की थी कि इस बार एक फ्लोटिंग वोट जो सामने उभर कर आ रहा था, जो शायद एक मिसकंसेप्शन है या नहीं ये पता चलेगा, कि नीतीश कुमार जी की ग्रिप कमजोर हो रही है ईबीसी और महादलित तबकों पर। तो कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने कई मुद्दे उठाए हैं पिछले 1-2 साल में, लोकसभा के बाद या लोकसभा से पहले भी, इन तबकों को लेकर, क्या कांग्रेस महागठबंधन की वो धुरी बनेगी जो इन वोटर्स को लेकर आएगी? तो कांग्रेस में वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम इस बार बेहतर करेंगे पिछली बार से, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन हो सकता है आरजेडी और कांग्रेस में, और ये सीट के बंटवारे में आपको दिखेगा। अलायंस स्प्लिट हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ वो ऑब्स्टिकल पहुंचे, लेकिन सीटों के बंटवारे में ऑब्स्टिकल आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर एनडीए की तरफ हम देखें तो वहां आपने शुरुआत में अपने कहा था वक्तव्य में कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की क्या केमिस्ट्री रहती है, चिराग पासवान जितिन राम मांझी की क्या केमिस्ट्री रहती है, बीजेपी के अपने वर्कर और जेडीयू के वर्कर्स की क्या केमिस्ट्री रहती है, क्या बीजेपी के वर्कर फिर से जेडीयू के मुख्यमंत्री को बनाने के लिए उतनी मेहनत करना चाहेंगे, क्या वहां टिकट के बंटवारे में कुछ मुद्दा आएगा? ये सब अभी ओपन मुद्दे हैं। और इनको अगर आप देखें एक और लेंस से, एक एक्स फैक्टर आ जाता है प्रशांत किशोर की, एक तीसरी धुरी भी आ गई है, तो मुझे लगता है काफी चर्निंग आपको देखने में मिल सकती है इस बार सीट के सिलेक्शन में। ये नए डायनामिक्स हैं जो 2020 में नहीं देखे गए थे, और इसी की वजह से मुझे देखने लगता को मिल सकता है। सज्जन जी, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये जो नया डायनामिक्स बनकर उभर रहा है? देखिए, अगर आप इंटरेस्ट को लेके देखें तो प्रशांत किशोर की बातों में लोगों को बिहार में मजा आ रहा है। रोज आप एक नेता पर खुलासा करते हैं, पोल खोल करते हैं, और बिहार में 2005 में जो परिवर्तन हुआ उसके बाद से कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, वही धुरी चली आ रही है। तो ये लोगों को चुनाव में एक इंटरेस्टिंग पहलू लग रहा है। और देखिए, नेता चोर होते हैं और कोई उसको सबूत के साथ, डेटा के साथ, दस्तावेज के साथ कर अच्छा लग रहा है, ये एक बात हो गई। लेकिन हमने जो ग्राउंड पे देखा है कि जब आप प्रशांत किशोर के बारे में पूछे तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई वो अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया प्रयास है, सही है। लेकिन जैसे ही आप पूछें कि भाई क्या आप उनको वोट देंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो हमने देखा है ग्राउंड पे, जो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, जहां आप उनसे ये पूछें कि क्या आपका वोट उनको जाएगा, वहां पे सडनली आप देखेंगे कि एक डिप हो जाता है सेंटिमेंट। ठीक है, तो बात वही है कि उनको अगर आप परसेप्शन सर्वे करें, मैपिंग करें, तो परसेप्शन में वो काफी ऊपर दिखेंगे, लेकिन वोट तो जन स्वराज के कैंडिडेट को देख के मिलेगा, प्रशांत किशोर को हर सीट पे नहीं मिलेगा। उसी तरीके से चिराग से, यहां सतीश सर से मेरा एक अलग ओपिनियन है, चिराग पासवान के पास एक कमिटेड ट्रांसफरेबल वोट बैंक है जो प्रशांत किशोर के पास नहीं है विधानसभा के स्तर पे। इस चुनाव में जन स्वराज एक वो फैक्टर बन रहा है कि घर घर में लोगों को प्रशांत किशोर का एक ब्रांड वैल्यू पता लग गया। मुझे लग रहा है प्रशांत किशोर के पास उम्र का एक एडवांटेज है, वो आगे की तैयारी कर रहे हैं। वोट के परसेंटेज में प्रशांत किशोर है, वो नोटा वोट लेंगे। हाँ बिल्कुल, अब कितना वोट ले पाते हैं, क्या माहौल बना पाते हैं, अगले के चुनाव के लिए एक जमीन उनकी मजबूत जरूर होती दिखेगी, वो रिजल्ट आने के बाद तय होगा। लेकिन चर्चा को ही समेटना होगा, समय खत्म हो रहा है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।